वहीं सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां कैबिनेट की बैठक के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी व राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। नहीं, अलग अलग लोगों को, बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 बार कैबिनेट में आता है, कई प्रक्रियाओं के दौर से होता है, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, विभिन्न बिडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी, अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं, खुर्जावाला में 3 निविदादाता थे, जिसमें प्राप्त 3 थी। भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, KK विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, श्री कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी। बाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आयस एंड कोल्ड स्टोरेज JV फिरोजाबाद, बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। ये तो बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता ट्रिपल मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए RF हेलीपोर्ट यहाँ कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवा प्रदान करेंगे। हाँ, अनुमोदन इसका RFP DCA रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। ये निजी निवेशकों के माध्यम से ट्रिपल P मोड पर इसकी RFC का आज अनुमोदन माननीय मंत्री परिषद द्वारा कर दिया गया है। ये लखनऊ में कहां पर होगा? रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने। ये भी आपके संज्ञान में
कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के, क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने, जो प्राचीन धरोहर हैं, इनको रीयूज, एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत PPP मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफी इससे लाभ मिलेगा। इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर। इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकर वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें, कानपुर वाला शुक्ला तालाब कानपुर, शुक्ला तालाब है नहीं, अब इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। हाँ, ये प्रेस में पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, डिटेल पूरा मिल जाएगा, कौन कौन निविदा आता है, कौन क्या है, किसका क्या, सब पूरा मिल जाएगा आपको। एक पूरे प्रदेश में जो टूरिज्म की असीम संभावना है, उसके दृष्टिगत जैसा आप जानते होंगे, हम लोगों ने 2022 पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की थी। उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को हो सके, तमाम जो निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश पर्यटन में करना चाहते हैं, उन निवेशकों को इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रुकावट NOC में हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इस तरह की कोई सहयोग ही उन्हें नहीं मिलता था, तो निवेशक परेशान होकर के कहीं न कहीं हतोत्साहित होता था। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम आज माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। इस तरह की फेलोशिप से जो शोधार्थी होंगे वो योजनाओं के पर्यवेक्षण में, अनुश्रवण में और पारिस्थितिकीय स्थलों से जुड़े हुए सर्वांगीण विकास और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सम्मति मूल्यांकन, संरचना, मेले महोत्सव की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्व वृद्धि की योजना बनाना, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन के अंतर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करना, ये सब इन लोगों के जिम्मे में रहेगा। इसके लिए नई गतिविधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ये लोग, और इस पर हम लोग, ये सारे लोग जिले के जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से और प्रदेश पर हमारे पर्यटन विभाग के निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों को, पर्यटकों के लिए योजनाओं में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह है मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल 25 का है जी, 25। हाँ मानदेय पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपए, क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपया प्रति माह की दर से इन्हें दिया जाएगा। 30 और 10 कुल मिला के 40,000 रुपया। एक शोधार्थी को एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग, और आवास व्यवस्था स्वयं करेंगे हम लोग, को उनके आवास की व्यवस्था नहीं कराएंगे।
हो गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे जो हमारे नगर विकास और बिजली मंत्री हैं, वो नगर विकास और बिजली से संबंधित जो प्रस्ताव आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित हुए हैं उसके संबंध में अपनी बात रखें। माननीय शर्मा जी। एक आखिरी होगा। हाँ ये बिल्कुल छूटेगा। सॉरी। गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली पे पर्यटन विभाग उनकी जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आज जनपद गोरखपुर के ग्राम असरकरगंज के घाटा संख्या 82 के मकानात में 460 वर्ग मीटर भूमि जो बंजर भूमि है गांव सभा की, उसको निःशुल्क पर्यटन विभाग को मंत्री परिषद के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। और इस जो भूमि हमें मिली है पर्यटन विभाग को, इस पर पर्यटन स्थल के रूप में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देश और विदेश से उनके तमाम शिष्य आते हैं और उस स्थान के प्रति उनकी गहरी आस्था है, उसको डेवलप करने का काम हमारा पर्यटन विभाग करेगा। अरे वो तो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना। वो जमीन आज मिली है, आज जमीन हमें दी गई है माननीय मध्य प्रदेश के अनुमोदन से। उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी टीम जाएगी, टेक्निकल टीम जाएगी, उसको करके उसका प्रोजेक्ट बनाएगी और जितने का प्रोजेक्ट बनाएगा उस पर हम लोग सहमति और स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव थे। पहले मैं ऊर्जा का जो एक प्रस्ताव था उसकी बात कर देता हूं। विद्युत निरीक्षक, आपने शब्द सुना होगा, विद्युत सुरक्षा निदेशालय जो हमारा है, उसमें नियमावली बनाने का विषय था। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास किया हुआ है, विद्युत अधिनियम। उसके तहत भारत सरकार ने अपनी नियमावली बना दिया। उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के सारे प्रावधान उसमें आते हैं। उसी के क्रम में राज्य सरकार को भी उसकी नियमावली बनाना अपेक्षित था। जो विद्युत अधिनियम है उसका सेक्शन 162, 180 के तहत राज्य सरकारों को भी बनाना था अपेक्षित, लेकिन यहाँ अभी बन नहीं पाया था। अब हम उसकी नियमावली बना करके लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, विद्युत निरीक्षक जिसको बोलते हैं, उनकी अर्हता, जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, फिर उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इसमें कैसे इंस्पेक्टर जो है वो किस जगह पे उसको जाने का अधिकार होगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, किस किस इंस्पेक्शन के पहले और इंस्पेक्शन के बाद वो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाएगा, ये सारी बातें जो है इस नियमावली में आती हैं, जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। नगर विकास विभाग के कुल 4 प्रस्ताव थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि हमारा जो संपत्ति कर है वो हमारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो संपत्ति कर का जो व्यवस्थापन होता है वो नगर निगमों में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में ऑलरेडी प्रावधान किया हुआ है। और उस प्रावधान के तहत जो हमारा अधिनियम है उसके प्रावधानों के तहत सन 2000 में आवासीय भवनों के लिए और सन 2013 में अनावासीय भवनों के लिए नियमावली भी बन गई। जहां तक नगर निगमों का सवाल था, उनकी दोनों नियमावलियां बन चुकी हैं, आवासीय और अनावासीय, 2000 और 2013 में। और उन्हीं प्रावधानों को जो एक्ट में, जो नगर निगम अधिनियम में प्रावधान थे,
उसी को नगर पालिका अधिनियम में समाहित करते हुए लेते हुए नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों के लिए भी कानून का वही चीज जो है कानून में लेकर के कानून प्रावधानित कर दिया गया। कानून होता है, उसके बाद नियमावली बनती है जिसमें डिटेलिंग आती है। वो नियमावली बनाने का काम रह गया था, जिसे आज हम लोग माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष लेकर के आए थे और उस नियमावली को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इसमें कैसे कैलकुलेशन होंगे, कैसे कितनी पुरानी संपत्ति है तो कितना उसका दर होगा, ये करना इसलिए इस समय आवश्यक था कि भारत सरकार का इस पर बहुत आग्रह था कि इस नियमावली के बिना हम जो है कोई ग्रांट नहीं देंगे। खास करके 15वें वित्त आयोग की जो ग्रांट आती है वो, और विभिन्न योजनाएं जैसे कि अमृत 2 में जो पैसा हमको मिलता है उसके पैसे में भी रोक टोक हो रही थी भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का बहुत आग्रह था कि इसमें तात्कालिक आप नियमावली बना करके फ्लोर रेट वगैरह निर्धारित कीजिए, तो उस नियमावली को आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। तीसरे नगर निगम की नियमावली सन 2000 आवासीय भवनों के लिए और 2013 में अनावासीय भवनों के लिए ऑलरेडी प्रख्यापित हो चुकी थी, और नगर नियम का जो कानून था वही नगर पालिका अधिनियम में भी ले लिया गया, लेकिन उसके तहत जो नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए जो नियम बनने चाहिए थे वो नहीं बने थे, वो अब लेकर के आए। अगला प्रस्ताव था अयोध्या में सीवरेज का एक नया प्रोजेक्ट डालने का। सीवरेज की अयोध्या की जो रचना है उसमें मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं तो मुख्य धाम का जो क्षेत्र है वहां अमृत 1 में लगभग 133 किलोमीटर की ऑलरेडी सीवरेज डालने की योजना ऑलरेडी चल रही है, अमल में पहले से मंजूर होकर के उसका अमल हो रहा है, जिसमें 20,000 घरों को कनेक्शन देना लक्षित है और वो योजना ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके थोड़ा बाहर का जो विस्तार था, जिसको कैंट एरिया, जो लोग अयोध्या से परिचित है, कैंट एरिया वगैरह उदाहरण के रूप में, वहां सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको व्यवस्था करने के लिए 351 करोड़ रुपए की योजना अमृत 2 में लेकर के हम आए थे और जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना के कार्यान्वयन से लगभग 28,000 एग्जैक्ट फिगर है 27,928 घरों को सीवरेज का कनेक्शन दिया जा सकेगा। इसका जैसा कि आप जानते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है, राज्य सरकार का पार्ट होता है, थोड़ा निकाय का भी अंश होता है अमृत योजना में। और अगला जो प्रस्ताव है उसी में सुधार के लिए हमारे प्रस्ताव थे, उसको भी मैं बता देता हूं। तो ये तो अयोध्या की बात होगी। 351 करोड़ रुपए से के खर्च से 351.40 करोड़ रुपए के खर्च से 28,000 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने के लिए योजना को आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। उसमें कैंट का भाग विशेष रूप से आता है। फर्स्ट फेज का जैसा मैंने बताया कि 133 किलोमीटर की योजना ऑलरेडी अमल में है, अमल उसका शुरू हो गया है। ये एडिशनल है, ये उसके अतिरिक्त है, ये दूसरी योजना है। हाँ, एसटीपी भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसमें बहुत सारे काम उसमें होने हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं उसमें दे भी सकता हूँ। घरों का कनेक्शन है, फिर सीवर का पूरा नेटवर्क जो है वो 1,26,472 RM होता है। फिर सीवर के लिए कनेक्शन जो हमने बताया 27,928 घरों को कनेक्शन देना है। फिर इसमें पंपिंग स्टेशन बनेंगे 4, स्टाफ क्वार्टर बनेंगे 4, मीटर रूम बनेंगे 4, एसटी और पैनल रूम बनेंगे 4। काफी कुछ इसमें, अब इसमें डिटेल इतना देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता जी। एसटीपी अब इसका अगले फेज में हम लोग सबको मिला करके एसटीपी का हम लोग, ये एसटीपी जो अमृत 1 में जो जी उसका मैं बता रहा हूँ। इसमें अन्य चीजें जो है
पंप हाउस है, एसटी एवं एलटी पैनल रूम है, मीटर रूम है, अप्रोच रोड है और पंपिंग प्लांट है, सारी व्यवस्थाएं हैं। एसटीपी का जो है उसको अलग से हम लोग उसको 1 का 2 का मिला करके नहीं, सवाल ही नहीं, एसटीपी बनाया जाएगा। अब इसमें इतना करने के बाद अगर वहीं प्रभावित करना हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। अगला प्रस्ताव अमृत योजना जो हमारी है उसमें एक बड़ा आमूल-चूल उसके फंडिंग पैटर्न में सुधार करने के 2 प्रस्ताव थे, जिसमें अमृत 1 योजना, जैसा कि मैंने बताया कि पहले की योजना चल रही है, उसमें जो उस समय की अमृत 1 में जो व्यवस्था थी उसमें यह था कि 10 लाख के ऊपर के जो हमारे जो निकाय थे, 10 लाख की जनसंख्या वाले, उसमें केंद्रांश 33.33% होता था, राज्यांश 36.67 होता था और निकायांश 30% होता था। 10 लाख तक के जो निकाय थे, मतलब 1 लाख से 10 लाख मान लीजिए, उसमें केंद्रांश 50% होता था, राज्यांश 30% होता था और निकायांश 20% होता था। अब उसमें जो निकायों की आर्थिक परिस्थितियां देखते हुए निकाय अपना अंश जो है दे नहीं पा रहे थे, बहुत सारा बकाया उनके ऊपर हो जा रहा था। ऐसे निकायों को राहत देते हुए बहुत बड़ा निर्णय आज माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रि परिषद ने लिया है। जो निकायांश 30% था उसे घटा करके 15% कर दिया गया है। किस आबादी वाले में सर? 10 लाख की आबादी वाले। जी नहीं, ये हम जनरल स्कीम के पैटर्न की बात कर रहे हैं। अमृत वन की बात कर रहे हैं, सभी निकायों में लागू होगा। और जो जहां 10 लाख तक के निकायों के लिए, जैसा मैंने बताया, 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% हो गया, 10% कर दिया गया है। और उसी अनुपात में 10 लाख के ऊपर की आबादी और 10 लाख तक की आबादी, 2 अमृत 1 में 2 ही कैटेगरी थी। 10 लाख। तो आप योगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अहम प्रस्तावों पर जिन पर मुहर लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।